अनिलपाल तोमर द्वितीय स्मृति समिति का सदस्य हूं। अब मैं आपसे एक निवेदन कर देता हूं। भारत का इतिहास, हिस्ट्री कैन नॉट बी फिक्शन एंड फिक्शन कैन नॉट बी हिस्ट्री। इतिहास बदला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इतिहास का मतलब होता है इतिहास ये हो चुका है, अर्थात ये आवश्यक रूप से हो गया। अब बात आती है कि ये आज की तारीख में इतिहास के अलग अलग कालखंड क्यों हैं। सबसे पहला कालखंड भारत का माना जाता है वैदिक कालखंड। इस पर कोई मतभेद नहीं है, न हमारे बीच न किसी और के बीच। वैदिक काल इसलिए कहा जाता है, वेदों के अनुसार व्यक्ति कार्य करता था, वेदों का रचना काल था। आपको भी कोई इस बात में मतभेद नहीं हो। दूसरा काल आता है, हमारा कालखंड कहलाता है महाकाव्य काल, जिसमें रामायण महाकाव्य है और महाभारत महाकाव्य है, जिनके दोनों के नाम पौलस्त्य और जयग्रंथ है, जो कि एक महर्षि वेदव्यास कृत है तो दूसरी भगवान वाल्मीकि कृत है। एक में श्री राम का चरित्र जो सूर्यवंशी है, दूसरे में श्री कृष्ण का चरित्र जो चंद्रवंशी है। इसके बाद आता है प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य। गुप्त नाम का वैसे कोई साम्राज्य नहीं, मिडिल टाइटल है, लेकिन इसी के अंदर सम्राट विक्रमादित्य महाराज, भर्तृहरि वगैरह होते हैं। इसके बाद आता है उत्तर प्राचीन काल के बाद से राजपूत काल, जो 7वीं सदी से शुरू होता है और 12वीं सदी तक चलता है, और सम्राट पृथ्वीराज चौहान तक वो दिल्ली पर साम्राज्य होता है। और फिर आता है सल्तनत काल, उसके बाद मुगल काल, फिर ब्रिटिश काल और फिर स्वतंत्र भारत काल। अब हम बात करते हैं राजपूत कालखंड की। कल हमारे भाइयों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आचार्य विक्रम जी हैं, बहुत ज्ञान, मैं उनके ज्ञान को नमन करता हूं, बहुत ज्यादा ज्ञान है। मैं ये मजाक में नहीं कह रहा हूं, वाकई उनको ज्ञान है, केवल दिशा सही करने की जरूरत है। उन्होंने स्वयं माना है कि जिस तरीके से राजपूत संस्कृत के राजपुत्र शब्द का देसी अनुवाद है, पंजाबी अनुवाद में भी अपन पुत्र कहते हैं पुत्र को, पौत्र को पोता कहते हैं और पोत्री को हम लोग पोती कहते हैं। इसी तरीके से राजपूत का अर्थ राजपुत्र है, इसलिए हम इसको राजपूत कालखंड ही कहते हैं। ये क्यों चालू हुआ? ऐसा क्या कारण हुआ कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं का राज अचानक क्षत्रिय काल के बजाय राजपूत काल कहलाने लगा? 12वीं सदी तक तो भाई क्षत्रिय काल ही है ना। मैं आपको इसका एक उदाहरण दूं। हमारे यहां क्षत्रियों में एक परंपरा है, जब तक पिताश्री का आशीर्वाद सिर पे होता है, बालक राजा, ठाकुर, महाराजा, सम्राट नहीं देख सकता। वो कुंवर होता है, जिसको संस्कृत में राजपुत्र कहते हैं, राजकुमार कहते हैं, अंग्रेजी में उसको प्रिंस कहते हैं। यह सौभाग्य की बात है कि वैश्यवंशी क्षत्रिय महाराज प्रभाकर का पुत्र पूरे देश का सम्राट हो गया, लेकिन वो दिखाना चाहता था कि मेरे पिताश्री अभी जीवित हैं। जैसे मैं कुंवर राजेंद्र सिंह हूं, ऐसे ही वो भी बताना चाहते थे कि मैं कुंवर हर्षवर्धन सिंह बैस हूं या हर्षवर्धन बैस हूं। तो उन्होंने अपना नाम, चूंकि सम्राट तो वो बन चुके थे, आज कोई राष्ट्रपति बन जाए तो बन जाएगा ना, चाहे पिताजी जीवित हो। तो उन्होंने इस सम्मान को देने के लिए अपना नाम रखा राजपुत्र हर्षवर्धन बैस। ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने नाम रखा राजपुत्र हर्षवर्धन बैस। और जो प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, उसके अनुरूप उसके अधीन सामंत और राजागण भी उसकी उपाधियों से प्रसन्न होते हैं, और जो राजपुत्र उस समय थे वो भी राजपुत्र लिखने लगे। अलवर के महाराजा भंवर जितेंद्र सिंह हैं, वो अपने दादाजी के टाइम पे फेमस हो गए थे, महाराजा तेज सिंह जी के टाइम। तो उन्होंने अपना नाम रखा भंवर जितेंद्र सिंह। आज वो भंवर नहीं है, महाराज अधिराज सवाई जितेंद्र सिंह उनका नाम है, लेकिन चूंकि वो प्रसिद्ध हो गए इसलिए भंवर साहब कहलाते हैं। और इसी कारण से उस क्षेत्र के अन्य राजनीतिक लोग, कोई भंवर खान है, कोई भंवर यादव है, क्योंकि ये भंवर नाम से फेमस हो गए। इसी तरीके से राजपुत्र उस समय फेमस हुए, और वैश्य वंश के साथ साथ राजपूत, चालुक्य, प्रतिहार आदि सभी अपने आप को राजपुत्र उपाधि धारण करते। ये मैं नहीं कह रहा, इनके सबके प्रमाण है, एक एक चीज का प्रमाण आपको दिया जाएगा। महाराज हर्षवर्धन के बाद हूणों का, शकों का, शीथियनों का, कुषाणों का इस देश पर आक्रमण होने लगा, और उस आक्रमण के कारण हमारे योद्धा जो लड़ रहे थे, सर्वाधिक रूप से लड़ रहे थे, उनको उपाधियां मिली। गुर्जर देश, कल हमारे भाई कह रहे थे कि इसका प्रमाण 2-2.5 हजार साल से पुराना नहीं है। नहीं, इसका महाकाव्य काल में भी गुर्जर देश नाम है, इसका भागवत काल में भी गुर्जर
सूर्यवंशी महाराज दशरथ और राम के अनुज लक्ष्मण के वंशज प्रतिहार कहलाते हैं, क्योंकि पहले प्रहरी वही थे। राम के प्रहरी लक्ष्मण जी थे, इसलिए वहां से प्रतिहार कुल चला। और इस प्रतिहार कुल में जब देश की रक्षा की तो गुर्जर प्रतिहार कहलाए, और उसका एक कुल क्षत्रियों में आज भी है, जिसको हम गुर्जर प्रतिहार देसी भाषा में बड़ गुर्जर, और जो यहाँ मडाड़ हैं, राघव हैं, परिहार हैं, खड़ाड़ हैं, ईंदा हैं, सौंदिया हैं, ये सबके सब उस बड़ गुर्जर कुल के हैं, और आपस में इनमें कोई विवाह नहीं होता, क्योंकि बड़ गुर्जर कुल एक कुल है, जाति नहीं। अब बात आती है के मुंशी जी ने 1952 में एक पुस्तक लिखी। के मुंशी जी ने एक सभा भी की, गुर्जर सभा, और उस सभा में इस पाकिस्तान में चले गए लोग भी थे, क्योंकि उस समय देश का संयुक्त था 1952 से पहले। महात्मा गांधी भी थे, सरदार पटेल भी थे, और उन सब ने एक स्वर में कहा कि आपने गुर्जर देश का नाम रोशन किया, अर्थात गुजरातियों का नाम रोशन किया। गुर्जर देश से निकली सारी जातियां अपने नाम के आगे गुर्जर ब्राह्मण, गुर्जर जैन, गुर्जर लगाती है, गुजराती लगाती है। कई लोगों के नाम आपने देखे होंगे। सिसोदिया कुल है सूर्यवंश का, गहलोत कुल का, मेवाड़ के महाराणा सिसोदिया कुल के हैं। वो सिसोदिया क्यों लिखते हैं? क्योंकि सिसोदा से निकले, जो जहां से निकलता है उस गांव का नाम भी रोशन करता है। आदि दुनिया मुझे राजेंद्र सिंह बसेठ भी कहती है, क्योंकि बसेठ मेरा गांव है। इसी प्रकार से स्थानवाचक इस गुर्जर शब्द को प्रतिहार कुल को दिया गया, क्योंकि उन्होंने हूणों को, अरबों को पूरी तरह परास्त किया, और यही कारण था कि उनका नाम गुर्जर प्रताप, प्रतिहार, गुर्जराधीश, गुर्जरेश्वर, गुर्जर नरेश तक पड़ गया। इस स्थानवाचक शब्द से जातिवाचक शब्द की कोई बू नहीं आती, यदि हम चश्मा ठीक करें। इसके बाद इस प्रतिहार कुल में अनेक सम्राट, अनेक महाराज हुए, जिनमें सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार, जिनको वहादेव का बहुत आशीर्वाद था, उन मिहिर देव को, मिहिर भोज को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली, और कन्नौज से उन्होंने पूरे इस उत्तर भारत और मध्य भारत पर साम्राज्य। अनेक शिलालेखों में महाराज प्रतिहार महाराज मिहिर भोज को राजपुत्र राजपूत लिखा हुआ है। इसमें जालोर के किले में लगा पट, चित्तौड़गढ़ में लगा पट, गल्लका की कल वो बात कर रहे थे किसी शिलालेख की। भाई देखिए, पढ़ोगे सही ढंग से तो पढ़ने में आ जाएगा। रोको मत जाने दो, उसमें कॉमा लगा लो, रोको मत जाने दो निकले आएगा अर्थ, और रोको मत जाने दो भी लग जाएगा। जैसा हम पढ़ना चाहेंगे वैसा पढ़ने में आएगा। प्रतिहार कुल के ये है वो शिलालेख। मैं निवेदन करूंगा हमारी कमेटी से और क्षत्रिय संघर्ष समिति से, जो प्रेस नोट दिया जाएगा, मेरे प्रेस के सभी भाइयों को प्रत्येक प्रमाण दिया जाएगा, केवल दिखाएंगे नहीं कि ये रहा ये रहा। अब बात करते हैं कि प्रतिहार कुल के बाद तोमरों का राज्य। तोमरों का राज्य 736वीं ईस्वी में दिल्ली पर नहीं था। अनंगपुर एक जगह है। महाराज अनंगपाल जी का असली नाम है विल्हण देव, अनंग उनकी उपाधि है, और 3 अनंगपाल हुए हैं। महाराज अनंगपाल प्रथम 736वीं ईस्वी वालों का नाम विल्हण देव था। उनके बाद अनंगपाल द्वितीय, और अंतिम जो थे वो अनंगपाल तृतीय थे, जिनका नाम मदनपाल था, एक का नाम तख्तपाल था। दिल्ली पर तोमरों के राज्य से पहले अनंगपुर के जो डैम है, जो गांव है, जिस पर दावा किया जा रहा है कि अनंगपुर गांव में आज क्षत्रिय नहीं रहते, ये गलत बात है। महाराज अनंगपाल द्वितीय तक अनंगपुर में उनका राज्य रहा होगा, क्योंकि तब वो बटगुर्जर वंश के प्रतिहार राजाओं के अधीन सामंत थे। लेकिन उसके बाद दिल्ली उन्होंने स्वतंत्र अपना राज्य कायम किया, और ढीली किल्ली, जिसको विष्णु लाट कहते हैं, इस विष्णु लाट पर उन्होंने जो विष्णु लाट की स्थापना की, जो कुतुब मीनार के आगे है, इस पर अशोक चक्र भी, अशोक का चिन्ह भी लगा है। ये जब ढीली हो गई, क्योंकि कहते हैं, हमारे आज भी कहावत है कि हमारे तंवर कुलवाड़े बड़े भोले होते हैं। जब ये कीली गाड़ी थी तो ये कहा गया था कि ये अब शेषनाग के फंड पर पहुंच गई है और आपका राज्य अनंग रहेगा। तो रात में उन्होंने उखाड़ कर देखा कि ये शेषनाग तक पहुंची क्या नहीं, और दोबारा फिर वापस गाड़ दिया, पर वो कीली ढीली हो गई। इसलिए दिल्ली का, वो ढिल्ली का पूरी दिल्ली कहलाती है। अब इस दिल्ली के सारे प्रमाण मैं नहीं दूंगा,
बल्कि दिल्ली की ऑथराइज्ड संस्थान ASI, ये कल जब यहां बातें हुई हैं, चूंकि मैं इस इतिहास कमेटी का मेंबर हूं महाराज अनंतपाल तोमर वाली का, तो मैंने ASI में संपर्क किया और ASI से प्रत्येक कागज हमको दिया गया और इस पुस्तक का रेफरेंस दिया, जिसको आप जब चाहे ले लें। ये मेरे द्वारा या किसी समाज द्वारा नहीं लिखी गई, ये भारत का गजेटियर है। इसके अंदर दिल्ली का प्रश्न हम निकालते हैं तो दिल्ली के प्रश्न में एक बात आती है सामने कि दिल्ली किसने बसाई, दिल्ली की स्थापना किसने की। अब आप देखिए, इसमें साफ लिखा हुआ है कि दिल्ली की ये स्थापना, ये दिल्ली का गजट है, ये देखिए दिल्ली के इस गजट में एकदम साफ लिखा हुआ है कि राजपूत कुल के तोमर राजाओं ने इस दिल्ली की स्थापना की। ये तो आपको सबको मिल जाएगा। और इस दिल्ली की स्थापना के बाद, इस दिल्ली की स्थापना के बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान तक दिल्ली पर तोमर कुल का राज्य था। और तोमर कुल के राज्य पर एक बात क्लियर कर लें, राजपूत कालखंड 7वीं से 12वीं ईस्वी तक है। क्यों है? क्योंकि उस समय राजपुत्रों का एक छत्र वर्चस्व था, किसी और का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरगति के बाद दिल्ली पर सल्तनत काल शुरू होता है और कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर वो सल्तनत काल जब तक बाबर आता है तब तक सल्तनत काल कहलाता है। और बाबर के बाद मुगल काल शुरू होता है, जो कि बहादुर शाह जफर तक, और फिर ब्रिटिश भारत शुरू होता है जो कि 1947 तक चलता है। अब इसके अंदर ये जो बातें हैं ये किसकी मानी जाएंगी, हमारी या ASI की? कल एक और भ्रम फैलाया गया कि उन्होंने ASI से पूछा कि क्या सम्राट अनंगपाल तोमर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजपूत थे। मैंने वो उनकी RTI खोजवाई, कहीं नहीं मिली क्योंकि उन्होंने डेट नहीं बताई। मैं आपको बताता हूं ASI ऐसा नहीं कह सकती, पर उन्होंने ये क्यों पूछा कि क्या ये राजपूत थे? उनको तो ये पूछना था क्या ये गौचर थे, क्या ये गुज्जर थे, उनको तो ये पूछना चाहिए था। इसका उत्तर मिलता उन्हें। हमने ये जो सेमिनार की बात अभी चौहान साहब ने की, ये हमने नहीं, भारत के अंदर कोई भी ऑथेंटिक चीज, समिति के सदस्यों से निवेदन है आवाज न करें, कोई भी जो ऑथेंटिक टीम है, कोई भी ऑथेंटिक टीम है, उसका गठन का अधिकार ना राजेंद्र सिंह के पास है, ना भाई सूरजपाल जी के पास, ना यहाँ बैठे लोगों के पास। ये आदरणीय रामनाथ कोविंद जी हैं, ये भारत के राष्ट्रपति हैं, इनके गजट नोटिफिकेशन से स्थापित की जाती हैं चीजें। इनके गजट नोटिफिकेशन से और प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर इस NMA के अधीन एक समिति बनी कि दिल्ली के महाराज अनंतपाल तोमर के बारे में जाना जाए, दिल्ली किसने स्थापित की। और उस समिति को ये प्रहलाद पटेल जी हैं जो इस मंत्री हैं इसके संस्कृति मंत्रालय। इन्होंने क्या साबित किया? इन्होंने साबित किया है ऐसे अपनी मर्जी से नहीं, हो सकता है प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, प्रहलाद पटेल जी से हमारे अम्मू जी के या और किसी के संबंध हो और कोई स्थापित करा देना। उन्होंने पूरे देश में 29 संस्थान और देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, जो अभी आपको बताया था चौहान साहब ने, वहां के इतिहासविदों को बुलाया और उनसे एक सेमिनार करवाई कि आखिर ये महाराजा अनंतपाल तोमर, दिल्ली का क्या संबंध है, इनका सम्राट पृथ्वीराज चौहान से क्या संबंध है, कहां इनका वैवाहिक संबंध है, किसके यहां इनकी शादी हुई, किसके यहां इनकी बेटियां ब्याही, किसके यहां ये संबंध बना। और उसका निचोड़ ये है, आपको वहां मिलेगा, मैं पढ़ के बता देता हूं। डॉक्टर मणि ने ये खोज की थी 1982 में। ये डॉक्टर मणि है, मणि तो क्षत्रियों का टाइटल भी नहीं है। डॉक्टर मणि ने ये खोज की और निष्पक्ष रूप से खोज की। क्या खोज की, क्या लिखते हैं वो, आप देखिए, है उनके पास भी ये, लेकिन दिखाते नहीं है। लाल कोट, लाल कोट के बारे में वो लिखते हैं कि ये जो लाल कोट है, ये निश्चित रूप से दी ओरिजिनल राजपूत फोर्ट सीम्स टू हैव बीन enlarged इन खिलजी पीरियड। ये जो ओरिजिनल राजपूत फोर्ट है, जो लाल कोट है, ये बढ़ाया कब गया? खिलजी के टाइम में, और उसके बाद ये लाल किला बन गया। नहीं तो इसका क्या नाम था? लाल कोट। और इसी से जुड़ा हुआ है राय पिथौरा। इसको आगे देखेंगे आप, इसके अंदर एक एक जगह पर राजपूत होने के प्रमाण, ये देखिए आप, बिल्कुल क्लियर लिखा है, स्टडी ऑफ फैक्टरीज है सारे।
राजपूत पीरियड, ये राजपूत पीरियड है। और यदि ये राजपूत पीरियड है तो इसका राजा कोई दूसरी जाति का नहीं हो सकता, वो राजपूत ही राजा है। राजपुत्र और राजपूत में कोई भेद नहीं, सबके वैवाहिक संबंध इनसे हैं। प्रत्येक चीज के प्रमाण आप चाहें तो मैं सबको पढ़ूं, लंबा समय हो जाएगा। सारे शिलालेख हैं, प्रत्येक चीज का प्रमाण है। अब बात आती है, कल एक बात और बोली गई, जो पत्रकार नहीं है वो ज्यादा बात कर रहे हैं। कल एक बात और बोली गई, वो ये बोली गई राजपूतों का राज्य इसलिए रह गया, शांत रहो भैया, राजपूतों का राज्य इसलिए रह गया क्योंकि इन्होंने समझौते कर लिए। आज मैं एक बात यहां बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं सूर्यवंशी नरु का कुल का हूं, लेकिन क्या मैं राजा बनता यदि राज ना भी गए होते तो? नहीं, मैं बसेठ के छोटे से ठाकुर का बेटा हूं और वहीं रहता। अलवर का राज मिलता महाराज तेज सिंह के राजपुत्र को। राज सदा ही राजपुत्रों को मिलता है, राजकुमारों को मिलता है, सभी को राज नहीं मिलता। हमें खुशी है कि वो ये बात जानते हैं कि राजपुत्र और राजपूत एक ही चीज है, पर वो ये भूल गए आचार्य विक्रम जी कि राज्य भी राजपुत्र को ही मिलता है, दूसरे पुत्रों को राज्य नहीं मिलता। दूसरे पुत्र सहयोग करते हैं, सेना में जाते हैं, मदद करते हैं, लेकिन राज राजपुत्र को मिलता है। आज हमारा परिवार बड़ा हो गया, हम सब विभिन्न जगह फैल गए, लेकिन उस समय हम सिर्फ राजपुत्र ही थे, राजकुमार ही थे, प्रिंस थे, इसलिए राज कर रहे थे। समझौते किए होते तो ये छत्राणियां जौहर नहीं करती भाई। पीढ़ी की पीढ़ी जिन्होंने घोड़े पर निकाल दी, उनके लिए आज चंद लोग कहते हैं जेएनयू के बहकावे में और वामपंथियों के बहकावे में कि इन्होंने समझौते करे। यदि समझौते किए होते तो भारत भारत नहीं होता, ये अफगानिस्तान बन गया होता, ये सीरिया बन गया होता, रक्त से सारी धरती सनी पड़ी है। लेकिन ये कहते हैं कि उन्होंने समझौते कर लिए। यदि समझौते किए होते तो 1947 तक ये 562 रियासतों में से अधिकांश हमारे पास नहीं होती। अब वो एक और बात बोल गए कि समझौते किए इसलिए राज रह गए, और समचर के गुजरों के पास राज है। भाई ये क्यों नहीं बता के गए क्या इन्होंने भी समझौता किया? राज तो हमारे अहिरवाल में अहिर भाइयों का भी था, ये क्या समझौते करने से राज रह गया? राज तो हमारे सिख साम्राज्य भी थे, क्या वो समझौते करने से रह गए? राज तो हमारे मराठा राज्यों में था, क्या वो समझौते करने से रह गए? राज तो हमारा भरतपुर का और हमारा पटियाला का, महाराजा सूरजमल का था, क्या ये सब के सब समझौते करके रह गए? अरे सोच तो लिया करो, क्या बोल रहे हो? ये युद्ध लड़ने से राज बनते हैं, सड़क काटने से और कटवाने से राज बनते हैं। जब सर काटने की जरूरत हो तब तुम जंगल में चले जाओ और कहो कि नहीं हम भाग रहे हैं, और आज जब मलाई खाने की जरूरत पड़ रही है तब कहते हो कि हम सम्राटों के वंशज हैं। ऐसी स्थिति में परिस्थिति यह बन जाती है कि यदि समझौते किए होते तो राज्य नहीं होते, हम गुलाम होते। हम लड़े हैं और लगातार लड़े हैं, उसका परिणाम यह हुआ कि हमारे पास राज्य तो रहे लेकिन दिल्ली नहीं रही, और दिल्ली नहीं रहने के कारण यह दर्द हमें सदा रहा। और जब देश आजाद हुआ तो महाराणा को बुलाया गया मेवाड़ से कि आज आपकी दिल्ली आजाद है, चित्तौड़ आजाद है। महाराज अनंगपाल जो तोमर हैं, उनके वंशज जिस तरीके से मिहिर भोज के वंशज नागौद वाले हैं और सारे परिहार बड़गुजर कुल के सब क्षत्रिय हैं, उसी तरीके से पाटन नरेश राव दिग्विजय सिंह जी उनके सीधे सीधे वंशज हैं। हमारे इन कुलों के दूसरे कुल में कैसे गए, वो ये है कि जब राज चला जाता है तो हर एक व्यक्ति अलग अलग व्यवसाय अपना लेता है। हो सकता है ये हमारे उन्हीं भाइयों में से है, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम आपका सम्मान करते हैं, आप हमारे साथ सदा अच्छी तरह से रहे हैं, आज दूसरों के बहकावे में आ रहे हैं आप। कल एक बात और बोल दी थी कि साहब जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट इनको भंग कर दो क्योंकि ये जाति की बू आती है, ये कोई गौरव की बात नहीं है, इन्होंने अंग्रेजों की सेवा की, गुलामी की, इसलिए ये रेजिमेंट बनी। मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है फरीदाबाद के कमिश्नर और डीसी ने अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया। देश की सेना की रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, क्या ये सब की सब समझौते और गुलामी से बनी है? नहीं, ये सर कटाने की वजह से बनी है। आप सबसे निवेदन है
कोई बात आपको जो भी पूछनी हो वो बाद में पूछ लेना। सूरजपाल जी अमू साहब हमारे बीच में हैं और मैं उनसे निवेदन करूंगा, देश शांति में है, हरियाणा भी शांति में है, ये शांत रहे, इसके लिए कोई ऐसा प्रयास हो। आदरणीय अमू जी।